से पहले आपको बताएंगे फैसलाबाद पाक वतन कबड्डी क्लब और गेलानी कबड्डी क्लब के दरमियान कबड्डी मैच था। दौरान मैच दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। खेल के मैदान में धमक पील, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पाक वतन कबड्डी क्लब और गेलानी कबड्डी क्लब के दरमियान कबड्डी मैच जारी था। दौरान मैच दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। खेल के मैदान में धक्कम पेल, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नईम दारा से। जी नईम दारा, बताइएगा किस मौजू पर लड़ाई हुई? जी बिल्कुल, 208 रेबे में कबड्डी का मैच जारी था, तो कबड्डी के मैच के दरमियान जो है हंगामा राई हुई है। हंगामा राई के दौरान दोनों टीम्स के प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मुक्कों, घोंसों और छितरों के साथ वो बारिश करते रहे। क्योंकि खेलें अमन सिखाती हैं, लेकिन उस चीज को भी मलूज़े खातर नहीं रखा गया कि खेलें क्या सिखाती है, खेल से हमें क्या मिलता है। तो ये लड़ाई हंगामा राई उस वक्त हुई जब गिलानी कबड्डी। जी बहुत शुक्रिया नईम दारा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बता रहे थे फैसलाबाद पाक वतन कबड्डी क्लब और गिलानी कबड्डी क्लब के दरमियान कबड्डी मैच जारी था, जो कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। यहाँ वक्त हुआ है आज़ान मगरिब का, हमारे साथ रहिएगा। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से। मैं 80 या 82 की क्लास बैठी है, उसमें 15 ऐसे होंगे जो 90 प्लस वाले होंगे और उसमें 50 ऐसे होंगे जो बेचारे 300 लेके या 409 क्लास में लेके आके बैठे हैं। अगर वहां पे मैं अपना टाइम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन पे लगा भी दूं तो 10 लोगों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कौन सा के डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उनके तो नंबर ही कम है। तो हमारी मजबूरी होती है कि हम अकेडमीज में बच्चों को एंट्री टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करवा सकते। जस्ट क्या करते हैं, किताब रीड करवा दी जाती है,
कंसेप्ट थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। वहाँ पे हमारा मेन फोकस ये होता है कि बच्चे के नंबर पूरे आ जाएं। आपने देखा होगा कि कई बच्चे 1000 में 1100 में से हजार नंबर ले लेते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में फ्लॉप हो जाते हैं। लॉजिक पीछे क्या है? क्योंकि उनको जस्ट बुक रीड करवाई गई है, उनको कंसेप्चुअल स्टडी नहीं दी गई, उनको एंट्री टेस्ट के एस्पेक्ट से तैयारी नहीं करवाई गई। हम लोग क्या करते हैं, अब आपको मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। एक बच्चा 2 साल लगातार पढ़ता है, हम 2 सालों में मुश्किल सब्जेक्ट उसका कवर करते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 2 सालों में मैं मुश्किल उसकी किताब का उसका सब्जेक्ट जो है वो कवर करूंगा। अब जब वो एंट्री टेस्ट के लिए किसी एकेडमी में चला जाता है तो वहां पे माशाल्लाह 2 माह में फिजिक्स भी पूरी पढ़ा दी जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ा दी जाती है, बायो भी पढ़ा दी जाती है, और साथ इंग्लिश का पता नहीं कितना कुछ होता है वो भी करवा दिया जाता है। और मुझसे तो 1 घंटे में एक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता और वो 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, उनका पैटर्न गलत नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो ठीक करते हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं होता। हमने तो सिंपल बुक रीड करके गए हुए हैं, हमें तो बुनियादी तौर पे बताया ही नहीं गया होता कि क्या है। वहां पे जाकर हम ये कहते होते हैं कि सर वो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो बातें बता रहे हैं जो आप लोगों ने नहीं बताई हुई हमें, और क्या होता है कि वो पिक नहीं कर पाते, आउट हो जाते हैं। तो सही मानों में मैं कहना चाहूं तो एंट्री टेस्ट की तैयारी 2 या 3 माह में नहीं होती, एंट्री टेस्ट की तैयारी 2 सालों में होती है। तो नेक्स्ट ये मैं बात भी कर रहा था एकेडमी ड्यूज के एतबार से। तीसरा पॉइंट है कि विदाउट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, अकेडमीज में आप हमें 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं लेकिन हम आपके बच्चे की कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं कर रहे। बच्चे ट्राउजर पहन के आ रहे हैं, बच्चे हवाई चप्पलें पहन के आ रहे हैं, बच्चे टी-शर्ट्स पहन के आ रहे हैं। अगर हम किसी को सख्ती से रोकेंगे भी कि यार जरा अपना गेटअप चेंज करके आओ तो वो चला जाएगा, वो हमारे पास कौन सा रजिस्टर्ड है। तो हमारी मजबूरी है कि हम उसको डिसिप्लिन भी नहीं सिखा सकते। तो 6000 लिया जा रहा है इन 3 अहम चीजों को छोड़ के। अब नेक्स्ट हम आपको क्या ऑफर करें, हम आपसे 6 किताबों का 6000 नहीं, सिर्फ 5500 रुपए, जस्ट लाइक एकेडमी ड्यूज, और उसमें भी 500 रुपए की हम आपको कंसेशन दे रहे हैं। अब यहां पे देखें, और इस 5500 रुपए में जो मंथली हमने जस्ट एकेडमी की मद में आपसे ले लिया, एकेडमी में हमारे पास पढ़ेंगे हम आपसे 6000 लेंगे, अगर इधर आएंगे तो हम आपसे 5500 लेंगे, और प्लस हम आपके बच्चे को हर एस्पेक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो। इसमें हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, इसमें हम आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करवाएंगे, इसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लेक्चर भी होंगे। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा प्रोजेक्ट एक प्रॉपर अदारे में चलेगा जहां पे लैब्स भी होंगी, जहां पे पूरी फैसिलिटीज भी होंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एंट्री टेस्ट की जब तैयारी करवाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं वो सारे आउटस्टैंडिंग हैं। हमारी कोशिश है कि टारगेटेड बच्चों को लिया जाए। तो अगर हम टारगेटेड बच्चों को लेंगे तो हम उनको तैयारी भी उसी हिसाब से करवाएंगे, हम उनको प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे, हम उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के उनको लेक्चर्स भी देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट में अपनी बात को जरा फाइनलाइज करता हूँ, जरा लंबी बात हो रही है। आगे मैं बात करता हूँ अपने कुछ वर्किंग प्रोसेस के एतबार से कि हमारे वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ LMA क्या होगा। हमारी टाइमिंग शाम 2 से 6 बजे की होगी। हम आपको एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर तैयारी करवाएंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे। आजकल आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होते हैं और पेरेंट्स के में कॉल आ रही होती है, शाह साहब इसके आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल 30 में से 30 लगने चाहिए। बार बार फोन कर रहे हैं। तो मेरे भाई मुझे बताएं, जिस बच्चे को प्रैक्टिकल में ऑपरेटर्स का नाम ही नहीं आता, कैसे उसको 30 में से 30 लग जाएंगे? आप खुद से सोचें, अगर आप खुद एग्जामिनर हो, मैं आपको कहूं कि यार इस बच्चे के 30 नंबर लगा दें, और बच्चे को ऑपरेटर्स का नाम तक नहीं आता, वो कभी लैब में गया नहीं है, उसने कभी देखा नहीं है, क्या आप उसको 30 में से 30 देंगे? इट इज इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई अगर 30 में से 30 लेने हैं तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको लैब्स में जाना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखें कि टोटल 90 मार्क्स होते हैं मेडिकल वालों के प्रैक्टिकल के, और नॉन मेडिकल के 60 मार्क्स होते हैं, जो शायद आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस चीज है। आगे जी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें मैं बात करता चलूं कि यहाँ पे जो
سب سے پہلی پریورٹی ہے, میں نے ابھی بھی ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹارگیٹڈ بچے لینے ہیں, اور ہم نے ادھر انوائٹ جو کیے ہیں وہ بھی 430 سے ابو والے ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیے ہیں, کیونکہ ہمارا نیچے والے بچے لینے کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. 430 تک ہم نے انوائٹ کیے ہیں. الحمدللہ یہ فارم اگر میں سبمٹ کرواتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرٹ کہاں پہ رکتا ہے. اب پہلا جو پوائنٹ ہے, نو کمپرومائز آن میرٹ. ہم میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. میرا بھائی بھی آ جاتا ہے تو میں نہیں کمپرومائز ہم کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی وہاں پہ ختم ہو جائے گا جب ہم کسی اور کو لے کے آئیں گے, اور نہ ہم کسی کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں. جو میرٹ پہ ہے وہ آئے. ہم 85% اٹینڈنس کو مسٹ کریں گے. جب ہم آپ کو مارننگ فری دے رہے ہیں, پوری مارننگ آپ کو تیاری کے لیے دے رہے ہیں, تو یہ آپ کے بچے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شام کو 2 سے 6 بجے ہمارے پاس آئے, وہاں پہ آ کے پڑھے. تو ہم 85% اٹینڈنس اس کی مسٹ کریں گے. اور ایک یہ بات میاں صاحب نے بھی پہلے کی تھی کہ پیرنٹس کوآرڈینیشن از نیسیسری. یہاں پہ میں نے ایک سینٹینس لکھ دی ہے کہ فار بیسٹ ایجوکیشن ٹیچر اسٹوڈنٹ اینڈ پیرنٹس ٹرائنگل مسٹ بی اسٹرانگ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ٹیچر, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ, ان تینوں کو آپس میں کوآپریشن کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کوئی سائڈ میں ویک ہوگی تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان آپ کے بچے کا ہے. تو ٹیچرز کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو سیریسلی لیں گے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے یونیفارم کی. تو یونیفارم ضروری ہے. ہم بغیر یونیفارم کے کسی بچے کو نہیں آنے دیں گے. اس کے لیے ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ وائٹ سوٹ ہوگا فیمیل کے لیے, اور رائل بلو اس کا دوپٹہ ہوگا. اور رائل بلو کلر میں یہ میں نے لکھا بھی لیکن وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا. اور اگر میل کی بات کریں تو ان کے لیے بلیک پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ ہوگی, اور یہ لازم ہے. وداؤٹ یونیفارم ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے. نیکسٹ ہے نیشنل کالج فینومینا. یہ سب سے بڑا ایک اہم ٹاپک ہے. اس کو میں اتنا ڈیٹیل سے تو نہیں لیکن اتنا مختصر بھی نہیں, اس کو میں نارمل سا بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات ذرا غور سے سنیں. ہم لوگ اگر چاہتے تو ہم اپنی بلڈنگ لے سکتے تھے. اگر بلڈنگ لے لی جائے تو رجسٹریشن کروانا بھی ایشو نہیں ہے, وہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ ذرا ہماری بات سمجھیں. ہم تمام لوگ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں. ہم مارننگ میں اپنے کالجز میں بیزی ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر ہم اتنی انویسٹمنٹ کر کے کوئی بلڈنگ لے بھی لیتے ہیں تو وہ بلڈنگ ہماری 2 بجے تک تو خالی پڑی رہے گی. ہمیں اتنی انویسٹمنٹ کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ کہاں پہ, وہ 2 بجے تک ہم نہیں اس کو یوز کر سکتے. 2 بجے تک تو ہم اپنے کالجز میں بیزی ہیں. ہم نے تو میرے بھائی جو پروجیکٹ چلانا ہے اس کے 2 مقصد ہیں کہ بچے کو کم وقت کے لیے بلایا جائے, ٹھیک ہے, اور اس میں بچے کو زیادہ سے زیادہ تیاری کے لیے اپنے گھر بیٹھ کے تیاری کے لیے اس کو ٹائم دیا جائے. یہاں پہ ہمارا کوئی مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے, بلڈنگ لے لیتے, رجسٹریشن کروا لیتے. اگر ہم اپنی رجسٹریشن کروا بھی لیتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا آپ کے بچے کے مارکس پہ فرق پڑنا تھا؟ وہ بھائی مارکس تو آتے ہیں ٹیم سے, مارکس ناموں سے نہیں آتے, نہ مارکس رجسٹریشنوں سے نہیں آتے. تو مارکس تو ٹیم سے آتے ہیں. کیا ہوتا کہ آپ کے بچے کی ڈگری کے اوپر نیشنل گروپ آف کالجز کی بجائے LNA لکھا ہوتا؟ مجھے بتائیں کہ جو ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں کتنے % مارکس نمبر وہ کالج کے نیم کے ہوتے ہیں؟ 1 نمبر بھی کالج کے نیم کا نہیں ہوتا. اگر وہاں پہ میرٹ بنتا ہے تو مارکس کی بنیاد پہ بنتا ہے, ناموں کی بنیاد پہ نہیں بنتا. اگر ناموں کی بنیاد پہ یہ میرٹ بنتے ہوتے تو خدا کی قسم آج میں بھی لیکچرر نہ ہوتا. میں کمالیہ میں جن اسکولوں اور کالجز میں پڑھا ہوں تو میں شاید میرٹ میں بہت دور ہوتا. تو یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ یہ جی نیشنل گروپ آف کالجز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ان کی رجسٹریشن یوز کر رہے ہیں. وہ بھائی رجسٹریشن یوز کر رہے ہیں تو بلڈنگ بھی تو انہیں کی یوز کر رہے ہیں. یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اگر ہم ان کی بلڈنگ یوز کریں گے تو ہم اس بلڈنگ میں دوسری رجسٹریشن تو کروا ہی نہیں سکتے. اس بلڈنگ میں رہنا ہے تو وہی رجسٹریشن ہم نے یوز کرنی ہے. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ خود ہی ایک بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس فینومینا کی کیا ہے. یہ نیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس بلڈنگ کو لینے کے مقاصد کیا ہے. نمبر 1, اس کی لوکیشن ان بٹوین دا سٹی ہے. آپ کو بتا رہے تھے لاریٹ نیشنل اکیڈمی کی افتتاحی تقریب جاری ہے. تقریب میں MNA امجد علی جاوید بھی شریک ہیں.
मजीद खबरें भी बनाएंगे इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तसव्वुर की इब्तदा से जिद्दत की इंतहा तक, आसाइश की बुलंदियों पर तख्लीक का एक नया जहां। फैसल सेनेट फॉर एन एलिगेंट लाइफस्टाइल। वेलकम बैक। आइए आपको फिर से लिए चलते हैं टोबा टेक सिंह, जहां लॉरेट नेशनल एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब जारी है। तकरीब में MP अमजद अली जावेद भी शरीक हैं। बड़ा परेशान था कि मुझे एक हाई क्वालिटी फर्नेस की जरूरत थी। ये मैं बात अब डिस्क्लोज कर रहा हूं, तो जब अगले दिन मैं तस्वीरें बनाने गया तो मुझे केमिस्ट्री में वो फर्नेस नजर आ गया, हालांकि वो लाखों की चीज है। मैं परेशान था कि यार मुझे ये फर्नेस कहां से अरेंज करूंगा, या मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए फैसलाबाद जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं सिंपली ये बात कहना चाहता हूं कि इस कॉलेज की लैब्स सिर्फ FSc लेवल की नहीं है, MSc लेवल की भी है, बल्कि MSc यहाँ पे हो भी रही है, प्रैक्टिकल्स भी उनके होते हैं, और हर लैब में बाकायदा मल्टीमीडिया भी लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए लाइब्रेरी के एतबार से, क्लासरूम्स के साइज के एतबार से, लैब्स के एतबार से, तो आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है जी टोटली सेपरेट मेल फीमेल कैंपस। यकीन माने कि जब हमने अपना ये प्लान शुरू करना था तो हम सोचते थे कि अल्लाह करे हमें कोई ऐसी बिल्डिंग मिले जिसमें सेपरेशन हो, और इसमें सिर्फ कैंपस ही अलग नहीं, इवन देन के मेन गेट्स तक भी सेपरेट है। अभी वो भी फिक्साया गया। आगे जी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, वो बात मैंने पहले क्लियर कर दी है कि जब बिल्डिंग इनकी यूज कर रहे हैं तो हम रजिस्ट्रेशन भी इनकी यूज करेंगे, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अब नेक्स्ट है ये कुछ तस्वीरें, अभी जो मैंने बातें कही उनके बारे में। ये मेल कैंपस है, ये मेल कैंपस के एंट्रेंस है, ये फीमेल कैंपस के एंट्रेंस है, और ये के जहां इफ्तिताही तकरीब जारी है। तकरीब में MP अमजद अली जावेद भी शरीक हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चिन्योट में होटलों और बेकरियों के खिलाफ महकमा सेहत की कार्रवाई। CEO हेल्थ मुहार अख्तर बलोच की जानिब से 10 होटलों को जुर्माने, कवानीन पर अमल दरामद न करने पर 5 रोज बाद सील करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। CEO हेल्थ मुहार अख्तर बलोच की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मियारी और हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों के मुनाफी खाने तैयार करने वाले होटल्स और बेकरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जंग रोड पर शरीफ होटल में केमिकल के ड्रम में मिर्चें रखने और नाक की सफाई पर 5000 जुर्माना किया गया। मुलाजमों के मेडिकल टेस्ट भी न किए गए थे। तहसील चौक में इकबाल होटल को खून आलूद गोश्त पकाने पर 2000 जुर्माना किया गया। जंग रोड पर डीजल के ड्रम बेकरी में रखने और जायदुल मियाद मशरूबात मिलने पर 20,000 का जुर्माना किया गया। बाबर शॉप्स पर हिजामों को साफ सुथरे औजार इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। CEO हेल्थ मुहार अख्तर बलोच का कहना है कि अगर 5 रोज के अंदर होटल्स और बेकरियों की जानिब से सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को यकीनी ना बनाया गया तो सील कर दिया जाएगा। AC साहबा ने लास्ट टाइम विजिट किया था, उन्होंने इनको 25-25, 30-30 हजार जुर्माना किया था सब होटलों पे, सरगोदा रोड भी, ये भी। लेकिन अभी हमने इसको खुद टेक ओवर किया हुआ है, जुर्माने भी किए हैं, नोटिस भी दिए, और इंशाल्लाह 5 दिन बाद अगर कोई अमल नहीं करता देन आई विल सील। ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे। एक माह में 42 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी सामने आ गई। तहसील चौक में निस्ब जिला चिन्योट का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल बिजली बिल की अदम अदायगी पर बुझ गया। आपको बता रहे हैं, एक माह में 42.5 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी सामने आ गई है। तहसील चौक में निस्ब जिला चिन्योट का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल बिजली बिल की अदम अदायगी पर बुझ गया है। चिन्योट पंजाब में इस हवाले से भी मुनफरिद है कि जिले भर में सिर्फ एक चौक में ट्रैफिक सिग्नल है। इकलौता सिग्नल सिस्टम भी अब बुझ गया है, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट म्युनिसिपल कमेटी की बद इंतजामी खुलकर सामने आ गई। जराये का कहना है कि गुज़श्ता माह जून में शहरियों के चालान करके ट्रैफिक पुलिस ने 42,60,000 से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया, लेकिन इसके बावजूद बिजली के बिलों की बर वक्त अदायगी नहीं की गई। ट्रैफिक सिग्नल्स का कनेक्शन काट दिया गया है। म्युनिसिपल कमेटी समेत दीगर एहलकार मामले को छुपाने की खातिर बिजली के तारों में हाई वोल्टेज आने का बहाना बना रहे हैं। शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकार का कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का निजाम बहाल किया जाए।
उधर टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल में बिजली का बेदरीग इस्तेमाल, दिन में भी स्ट्रीट लाइट्स बंद ना की जा सकी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बिजली का बेदरीग इस्तेमाल होने लगा है। अस्पताल की तमाम स्ट्रीट लाइट दिन के औकात में भी अस्पताल आने वाले मरीजों को रोशनी फराहम करने लगी। मरीजों का कहना है कि इंतजामिया कोई काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रही, आवाम को बिजली फराहम नहीं की जा रही और सरकारी इदारों में बिजली ज़ाया की जा रही है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि इतवार के रोज अमला कम होता है, जिसकी वजह से लाइट बंद नहीं की जा सकी। अब आपको बताएंगे, पीर महल के थाना आरूती की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। 1992 में बनने वाली इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। पुलिस एहलकार खस्ता हाल इमारत में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। पीर महल के इलाके संधलियां वाला मेन थाना आरूती को 1992 में कायम किया गया था, लेकिन इसकी हालत ऐसी है जैसे 100 साल पुराना हो। पुलिस एहलकारों का कहना है कि खस्ता हाल इमारत में बैठकर खौफ आता है, क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि थाने बहुत बेहतर कर दिए हैं, लेकिन थाना आरूती हुकूमत के तमाम दावों की नफी कर रहा है। दीवारों में दरारें और छतें गिरने वाली हैं। साइलिन का कहना है कि थाने में आते हुए डर लगता है कि कहीं इमारत गिर ना जाए। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर थाना की हालत को बेहतर करे। उधर कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कमालपुर इंटरचेंज पर बड़ी कार्रवाई। पेशावर के रास्ता फैसलाबाद लाया जाने वाला 1 करोड़ मालियत का कपड़ा पकड़ लिया गया। ड्राइवर समेत कंडक्टर को गिरफ्तार करके मालिकान की तलाश शुरू कर दी गई है। कलेक्टर मोहम्मद सादिक और सुपरिटेंडेंट तनवीर रजा नकवी की हिदायत पर फैजी रजा इंस्पेक्टर कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने टीम के हमरा कमालपुर इंटरचेंज पर बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ मालियत शपून का कपड़े से भरा एक ट्रक पकड़ लिया। कस्टम हुकाम का कहना था कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार करते हुए मालिकान की तलाश के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कपड़े को बैरून मुल्क से वारास्ता पेशावर फैसलाबाद लाया जा रहा था। इतवार बाजारों की बात करेंगे। फैसलाबाद में लगाए जाने वाले इतवार बाजारों की हालत अबतर है। पीने के पानी, वॉशरूम्स और पार्किंग का इंतजाम नहीं किया गया। शहरियों की दिलचस्पी खत्म होने लगी। फैसलाबाद का कलीम शहीद बाजार सबसे बड़ा हफ्तावार बाजार है, लेकिन यहाँ सहूलियात का कोई नामो निशान नहीं। वाटर प्लांट होने के बावजूद भी पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। पानी यहाँ पे ठंडा होना चाहिए, ठंडे की सहूलत नहीं है। यहाँ पे फिल्टर प्लांट तो लगा हुआ है, लेकिन इंतजामिया को चाहिए यहाँ पे हमारे लिए सहूलियात जो है ना वो मुकम्मल करे। बाजार में पार्किंग का कोई मौसर इंतजाम भी नहीं है। वॉशरूम्स मौजूद हैं, लेकिन गैर फाल पड़े हैं। बाजारों के हवाले से ये शिकायत है, एक तो इधर वॉशरूम जो उनसे वो उन्होंने ताले लगाए हुए हैं, और दूसरा यहाँ पर पानी ठंडे का कोई इंतजाम नहीं है। खरीदारों और स्टॉल्स मालिकान ने इंतजामिया और मार्केट कमेटी से बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की है, ताकि बाजार की रौनकें वापस लौट सकें। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। उधर मुल्क की सियासत में अहमियत का हामिल तारीखी ग्राउंड धोबी घाट इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। कई रोज से जमा बारिशी पानी ग्राउंड से निकाला ना जा सका। ये वही ग्राउंड है जिसमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तहरीके आज़ादी के हवाले से पहला जलसा 1945 में किया। उसके बाद कई नामवर सियासतदानों ने इसी ग्राउंड में जलसे करके सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। इसलिए मैं कह रहा था, ओ खुदा के लिए अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को इख्तिदार दो। क्यों मैं इख्तिदार चाहता था? फैसलाबाद के गयूर अवाम, मैं आपने आज आपका क्या फैसला है? मैं फैसलाबाद के पाकिस्तानियों, बदकिस्मती से मुल्की सियासतदानों की पसंदीदा जलसागाह होने के बावजूद इस ग्राउंड में कई रोज से जमा बारिशी पानी किसी ने नहीं निकलवाया। आम क्लबों में जाए तो प्लीज वो 4-5 हज़ार रुपया मांगते हैं। इधर जो एक्सरसाइज करने आते हैं मशीनें इधर बड़ी, इधर अभी जलसा हो जाए इन्होंने मोटर लगाकर पानी निकाल देना है। जब जलसे करते हैं तो बहुत अच्छे इंतजाम करते हैं, अब शायद जलसा ही कर दे तो पानी हटा देंगे। शहरी खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम है। ग्राउंड में जमा पानी से डेंगू अफजाइश का खदशा और गंदगी से ताफुन भी फैल रहा है। ग्राउंड से गुजरना भी मुहाल हो गया है। गवर्नमेंट ये यहाँ पे कोई जलसा ही करवा दें, जलसे की हो सकता है, जलसे की वजह से यहाँ पे ग्राउंड साफ हो जाए। तो इधर इस पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, 3 दिन से बारिश हुई है, ये पानी के साथ ग्राउंड भरा हुआ है, तो बारिश की वजह से मच्छर भी काफी है।
सियासी जलसों में इस ग्राउंड की रौनक देखने वालों का कहना है कि किसी सियासी जलसे के बहाने ही इस ग्राउंड को साफ करवा दिया जाए ताकि इसकी रौनकें बहाल हो सकें। सियासी और समाजी सरगर्मियों के हवाले से मशहूर धोबी घाट के ये मनाजर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवाम को सहूलियात के पेश नज़र इस ग्राउंड की सफाई सुथराई के फिलफौर इकदाम करना होंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अस्मा रियाज, फैसलाबाद। अब आपको बताएंगे, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसी ही रहमत जहांगीर खोट के रिहायशी अदनान की भैंस लाडली पर हुई है, जिसने एक ही वक्त में 3 बछड़ियों को जन्म दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है और हर किसी को अपनी रहमत से नवाजता है। ऐसी ही रहमत हुई है जहांगीर खुर्द के रहायशी अदनान की भैंस लाडली पर, जिसने एक साथ 3 बछड़ियों को जन्म दिया है। 3 बछड़ियों को जन्म देने पर भैंस के मालिक की खुशी भी दीदनी है। देखो बात इतनी खुशी वाली है, जैसा कि पहले कभी ऐसा इलाके में ना ही कभी सुना है ना कभी हुआ है। तो जब भैंस ने एक साथ 3 बछड़ियों को जन्म दिया है तो इससे जो है हमारी मतलब अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत में बहुत इजाफा किया अपनी नेमत के साथ। 3 बछड़ियों की पैदाइश पर जहां भैंस का मालिक खुश दिखाई देता है तो वहीं इलाका मकीन और बच्चे भी फूले नहीं समा रहे। कोई उनके साथ खेलता है तो कोई गोद में उठाकर इन्हें प्यार करता है। इन नन्ही बछड़ियों को देखने के लिए दूर दराज के देहातों से भी लोग आने लगे हैं। आज तक हमने अपने इलाकों में कभी ऐसा नहीं सुना। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मुआवजा ही है कि एक टाइम में एक भैंस ने 3 बछड़ियों को जन्म दिया। हम सब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कहते हैं कि भैंस रखने वाला कभी गरीब नहीं होता। ये मिसाल अदनान पर पूरी तरह सादिक आती है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अब्दुल अहद, सिटी 41। उधर पीर महल के लारी अड्डे को 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद उसकी हालत बेहतर न हो सकी। एक साल कबल लगने वाले 2 कैमरे भी 3 माह तक ही कायम रह सके। पीर महल में लारी अड्डा को कायम हुए 30 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। हर तरफ गंदगी के ढेर और मुसाफिरों की जगह बकरियों के डेरे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि गंदगी और सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात की वजह से अपनी जिंदगी को खतरों में डालकर लारी अड्डा पहुंचते हैं। पानी खलो जाता वा, उस तो बाद मुसाफिर ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, गर्मी इन्नी पैंदी ते उस तो बाद ना कोई सिक्योरिटी। आ डैबो वाले ने अपने बंदे रखे है, सिक्योरिटी चेक करते हैं, ਜਿਹੜੇ दूसरे मुसाफिर वो तो खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इंतजामिया की जानब से 1 साल कबल 2 कैमरे नस्ब किए गए थे जो 3 माह के बाद ही गायब हो गए। 1 साल पहले इधर कैमरे लगे थे, उसके बाद फिर 2-3 महीने लगे रहे हैं। उसके बाद फिर भी यानी उतार के लगे गए, शहर लगाने हैं पता नहीं कहाँ। उसके बाद यानी कि फिर दोबारा नहीं लगे। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत दावे तो बहुत करती है लेकिन कभी अमली तौर पर काम करके अवाम को दिखाए। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, पीर महल। अब आपको बताएंगे, फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर वाक़े जलवई मार्केट का फर्नीचर बाजार बदहाली का शिकार है। चंद रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। ना कि सीवरेज सिस्टम की बदौलत गंदा पानी भी गलियों में खड़ा है। टूटी सड़कें, सड़कों पर जमा गटर का गंदा पानी, ये हाल है जड़ावाला रोड के इलाके जलवी मार्केट का, जिसके गटरों से बहते गंदे पानी और इलाके में फैले ताफुन के सबब अहले इलाका का जीना मुहाल है। अहले इलाका का कहना है कि इस गंदे पानी के सबब इनके बच्चों को मुख्तलिफ अमराज का खदशा है, लेकिन इलाके की हालत कई रोज से ऐसी है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। 10-15 दिन हो गए इतने तो बच्चे बीमार हो गए, सारे बीमारी फैल रही है, ना कोई काम करा रहा है, ना कोई नैम नाजम, कोई नहीं गल सुन रहा है। इतने 10-12 दिन हो गए, बहुत बुरे हालात ने, इतने गड्डियां रक्शे नंगन तो आवाजार होए। इलाका मकीन कहते हैं कि इलाके की हालत के पेश नजर कई बार हुकूमती नुमाइंदगान और इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन कोई भी मसला हल करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। हमारे चेयरमैन है इधर हकनवाद गफारी, उनसे की थी कई बार, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना बुरा हाल है, सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है यहाँ पे, हम किसके पास जाएं। और एक जानिब तो इलाके में फैली गंदगी के सबब इलाका मकीनों का जीना मुहाल है, तो दूसरी जानिब मुतल्लिका इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदगान को बारहा सूरत हाल से आगाह करने के बावजूद मसले का हल न होना हैरत अंगेज है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ इकराम मुनीर, सिटी 41।
रुख करते हैं झंग का, जहां बल्दिया का अमला सफाई की बजाय गंदगी फैलाने लगा है। टोबा रोड पर गंदगी के ढेर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल भी यही गंदगी के ढेर करते हैं। झंग के टोबा रोड का गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल चौक कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। बल्दिया का अमला कचरा स्टैंड की बजाय यहां बिला नागा कूड़ा फेंक देता है और कूड़े के ढेर बकायदा पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। गंदगी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम तो बल्दिया से गुजारिश करते हैं कि यहाँ से जल्द की सफाई की जाए, अच्छे से अच्छा निज़ाम बनाया जाए, सफाई का बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाया जाए और आमदोरफ्त अच्छी गुजरगाह अच्छी बन जाए। शहरियों का कहना है कि बल्दिया की जानिब से कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए कंटेनर रख दिए गए हैं, लेकिन अमला कूड़ा सड़क पर ही फेंक देता है। ताफून फैलने से बच्चे और बड़े सभी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम फौरी नोटिस लेते हुए कचरा साफ करने के अहकामात जारी करें। कैमरामैन बाबर अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। सीवरेज मसाइल के बाद बात करेंगे सड़क की तामीर की। कैनाल रोड फैसलाबाद पर वाक़े ज़िया टाउन की गलियों की हालत अबतर हो गई। बल्दियाती निज़ाम आने से सड़क की तामीर का काम रुक गया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने इलाका मकीनों को जल्द ही सड़क की तामीर मुकम्मल होने की खुशखबरी सुना दी। ज़िया टाउन की सड़क टूट फूट का शिकार थी, जिसके पेश नजर ज़िया टाउन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने डीसी सलमान गनी और कमिश्नर मोमिन आगा को सड़क की अज़हर नौ तामीर की दरख्वास्त दी। मंजूरी मिलते ही सड़क की मरम्मत का आगाज कर दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट में तब्दील होते ही काम रोक दिया गया। बारिश के सबब इलाके में खड़े हो जाने वाले पानी की बदौलत ब्यूरो में आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस DOCP बी उल्फत अब्बास ने मुतल्लिका इंतजामिया से सड़क की तामीर की अपील। पानी खड़ा होगा तो इससे डेंगू पैदा होगा, यहाँ पे बीमारियां फैलेंगी और इसलिए हमने मुतअद्दिद बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी और अभी लोकल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने बात करते हुए कहा कि सड़क की तामीर के रुक जाने की बड़ी वजह फंड्स का ना मिलना भी है, लेकिन अब फंड्स दस्तयाब हैं, जल्द सड़क की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा। M&R के पैसे जो थे वो फिर फाइनेंस से और PND से थोड़ा लेट क्लियर हुए थे, इसलिए इस पे काम स्टार्ट नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें M&R के पैसे मौसूल होना शुरू हो गए हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। डीसी सलमान गनी की जानिब से सड़क की असर नौ तामीर के काम के लिए की जाने वाली काविशें खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन तैमूर भट्ट के साथ इकराम मुनीर, सिटी 41। सड़क की तामीर के बाद बरसाती नाले की बात करेंगे। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पर बरसाती नाले की तामीर के बावजूद पानी नाले में मौजूद है। बारिश से टफ टाइल और फुटपाथ भी बह गए। कारोबारी हल्के को मसाइल का सामना है। और वासा ने करोड़ों रुपए की लागत से शेखपुरा रोड पर बरसाती नाले की तामीर की। 1 घंटे की बारिश से टफ टाइल और फुटपाथ ही बह गया। बरसाती नाला भी बरसात में पानी का निकास नहीं कर सका। बरसात के बाद दोनों मंसूबों पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बारिश की सूरत हाल के बाद कारोबारी हल्के ने भी परेशानी का इजहार किया। साढ़े सीवरेज का काम होया है, एक ऊपर टफ टाइल का काम होया है, कुछ सीवरेज का काम नाकिस होया सी, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ कुछ बारिश पई है, बारिश के पानी की वजह तो साड़ियाँ बिल्डिंगों का बड़ा नुकसान होता है। बारिश ने हमारा ये रोड बनाने वालों की वजह से ये हमारे सारे दुकानें पानी से भर गए, बिल्डिंग का खतरा है। MD वासा फकीर मोहम्मद चौधरी का कहना है कि बरसाती नाले से पानी का अखराज 1 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इंजीनियर FDA असगर अली भी कहते हैं कि तेज बारिश की वजह से मामूली नुकसान हुआ, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बारिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए कि ड्रेन जो थी वो आगे किसी से कनेक्ट ही नहीं। वासा ने अपना काम कर रहे हैं, बेचारे वो लगे हुए काम कर रहे हैं। दोनों इदारों की जानिब से मसले के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई गई है। कैमरामैन शोएब मजीद और तसव्वुर अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। उधर चन्योट फर्नीचर मार्केट को बहरान का सामना है। ताजिर जदीद मशीनरी और लकड़ी की किल्लत के दरपेश चैलेंजेस की स्टडी के लिए बैरून मुल्क रवाना होंगे। चन्योट फर्नीचर साजी की सनद में दुनिया भर में अपना एक मुकाम रखता है, लेकिन इन दिनों फर्नीचर मार्केट को बहरान का सामना होने से ताजर परेशान दिखाई दे रहे हैं। ताजरों के मुताबिक मार्केट में मंदी की बड़ी वजह लकड़ी की किल्लत, लेबर के मसाइल और जदीद मशीनरी का ना होना है। 3 महीने से लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इधर वर्कशॉप जो है हमारी चन्योट में तकरीबन 2000 से 3000 यूनिट्स हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। इस वक्त हम वहाँ CNC मशीन चेक करेंगे, उसकी कास्ट देखेंगे, उसका वर्क देखेंगे,
ठीक है जी, उसको हम फिर यहाँ आकर अपनी मीटिंग में चाइना के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि हमें कौन सी मशीनरी इंस्टॉल करनी चाहिए। फर्नीचर साजी की सनत से वाबस्ता अफराद मसाइल पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क फर्नीचर मार्केट की स्टडी के लिए रवाना हो चुके हैं। ताजरों का 7 रुकनी वफ्द इन दोनों इस्तांबुल में मुकीम है। वफ्द के दौरे का मकसद दरपेश मसाइल का हल तलाश करना है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए CNC मशीन का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी नफासत, उसकी खूबसूरती अलग से, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो फर्नीचर होता है, जो एक्सपोर्ट होना होता है, उसका म्यार, उसकी क्वालिटी वो मद्देनजर रखनी होती है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट होती है। ताजरों का कहना था कि हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से फर्नीचर साजी की सनत पस्ती की जानिब गामजन है। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ आसिफ सिद्धू, सिटी 41 चनियोट। उधर मजदूर तंजीमें एक हो गईं। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर शहर भर की तमाम मजदूर तंजीमें एक बेंच पर आ गईं। कहते हैं कम से कम 10% इजाफा ना किया गया तो सड़कों पर आ जाएंगे। फैसलाबाद में लेबर तंजीमों का मुश्तरका इजलास गुलाम मोहम्मद आबाद में मुनक्किद हुआ, जहां मजदूरों के हकूक पर बातचीत की गई। इजलास में लेबर कौमी मूवमेंट, आगाज इनकलाब, पीपल्स लेबर वर्कर फेडरेशन और दीगर लेबर तंजीमों ने शिरकत की। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि महज हुकूमत के नोटिफिकेशन से मजदूर का चूल्हा नहीं चलता, अमली तौर पर मेहनत कश तबके के लिए इकदामात करना होंगे। मजदूर रहनुमा का कहना था कि सरमायादार जब सियासत करता है तो कौमें जवाल का शिकार होती हैं। इजलास में सालाना उजरतें बढ़ाने के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। राना ताहिर का कहना था कि लेबर कावानीन महज अलमारियों की नजर हो जाते हैं, अब अपने हक की जंग लड़ेंगे। इजलास में राना ताहिर, साजिद इकबाल, राना अहमद, नून मीम, राशिद यासीन इनकलाबी समेत दीगर लेबर रहनुमा मौजूद थे। उधर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सिटी काउंसिल 47 के चेयरमैन अतीको रजाक लकी शाह ने JIT और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हक बैनर्स लगा दिए। इमरान खान को मुबारकबाद देने इस्लामाबाद रवाना हो गए। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद समेत शहर की अहम शाहराहों और इलाकों में बैनर्स आवेजा करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान को JIT पर मुबारकबाद देने के लिए लकी शाह इस्लामाबाद रवाना हो गए। उनका कहना था कि JIT को खराजे तहसीन पेश करता हूं। अब आपको बताएंगे, रुकने सूबाई असेंबली फकीर हुसैन डोगर की जानिब से मलिकपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अहले हल्का के मसाइल सुनकर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। रुकने सूबाई असेंबली फकीर हुसैन डोगर का कहना था कि हल्के में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार में इजाफा कर दिया गया है। हल्के के स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। मकीनों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरियों के जाती और इज्तिमाई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। मानसून के बाद तरक्याती कामों का दोबारा से आगाज हो जाएगा। हल्का के अवाम की मुशावरत से फंड्स लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब रुकने कौमी असेंबली मियां मोहम्मद फारूक की अपने ऑफिस म्यानी में खुली कचहरी अहलियाने हल्का के मसाइल सुनकर हल करवाने की अहकामात जारी कर दिए। रुकने कौमी असेंबली मियां मोहम्मद फारूक का खुली कचहरी में कहना था कि उनके आला क़यादत के साथ कोई इख्तलाफात नहीं। मियां बरादरान के साथ उन्होंने सियासत शुरू की थी, ये सारी बेबुनियाद अफवाहें हैं। हल्के में तरक्याती मंसूबों का जाल फैला दिया है। हल्के की तमाम आबादियों में बिजली के कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं। रुकने कौमी असेंबली मियां मोहम्मद फारूक का कहना था कि बिजली और सुई गैस के कनेक्शन पूरे हल्के में लगाने के लिए कोशिश की जा रही है। स्कूलों को अपग्रेड और सड़कें बनाई जा रही हैं। जहां कहीं से भी मसाइल की निशानदही की जाती है उसको फौरी हल किया जाता है। अब आपको बताएंगे, फैसलाबाद में रुकने कौमी असेंबली हाजी अकरम अंसारी की खुली कचहरी अहलियाने हल्का के मसाइल सुनकर हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। रुकने कौमी असेंबली हाजी अकरम अंसारी का खुली कचहरी में कहना था कि बरसात में सीवरेज मसाइल हल करने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज है। बरसात का सीजन रुकते ही तरक्याती मंसूबों का बाकायदा आगाज हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए हैं। मुल्क में बिजली सुई गैस की सूरत हाल बेहतर है। इसी तरह से दहशतगर्दी का भी कला कमा कर देंगे। तरक्की की मुखालिफ कौमें नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अवाम के ताउन से उन्हें नाकाम किया जाएगा।
अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में सुपरवाइजर इंटरनल ऑडिट FBI मोहम्मद अब्दुल्ला की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा चक नंबर 204 मानावाली फैसलाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी हलकों से बड़ी तादाद ने शिरकत की। रुकने कौमी असम्बली मियां अब्दुल मनान, रुकने सूबाई असम्बली फकीर हुसैन डोगर, कमिश्नर FBI चौधरी एहसन रजा, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर खालिद जावेद, फेडरल रेवेन्यू एम्प्लॉयज यूनियन के अहदेदारान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मियां मुजाहिद, चौधरी अमजद लतीफ, चौधरी बिलाल मुनीर रफाई ने भी शिरकत की और मोहम्मद अब्दुल्ला ने उनकी वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया। जराइम की दुनिया का अहवाल सिटी क्राइम में। उधर FIA फैसलाबाद रीजन की साहिवाला में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग केस में मतलूब इंसानी स्मगलर शाहिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर इमाम जैदी की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए FIA फैसलाबाद रीजन की कार्रवाई चीचावत्ती में कार्रवाई की गई। साहिवाल के इलाके चीचावत्ती से इंसानी स्मगलर शाहिद महमूद गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद महमूद पर इल्जाम है कि इसने शहरी सर्वर बीबी से 2.5 लाख के सऊदी अरब भिजवाने का झांसा दिया है। FIA के हुकाम का कहना है कि कल मुलजिम को अदालत पेश करके जिस्मानी रिमांड लेते हुए तफ्तीश का आगाज किया जाएगा। अब आपको बताएंगे खून सफेद हो गया, जायदाद ने रिश्ते ही भुला दिए। टोबा टेक्सिंग के इलाके 321 सेवाला में भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हो गया। टोबा टेक्सिंग के इलाके 321 सेवाल में अरसा दराज से चचा और भतीजे में जायदाद की लड़ाई चल रही थी। नौबत फायरिंग तक आन पहुंची। मोहम्मद वकार ने फायरिंग करके चचा मोहम्मद सलीम को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मोहम्मद सरवर जख्मी हो गया। मोहम्मद सरवर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। जाँ बहक होने वाले मोहम्मद सलीम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर थाना पुलिस की जानिब से FIA दर्ज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल सिटी एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट की खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान का इंतहाई पसंदीदा म्यूजिकल शो कोक स्टूडियो पर अगस्त में अपना 10वां सीजन जारी करेगा। अली जफर और दानियाल जफर का नाम भी शामिल है। कोक स्टूडियो